हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आपको अपने चैनल एसआई लर्निंग पे बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.1 पूरे एक्सरसाइज को करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट में अपना कीमती कमेंट भी देना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1 इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो मुख्य रूप से वो गुणनखंड है, तो पहले थोड़ा सा गुणनखंड को जान लेते हैं और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मान लिया जाए कि कोई x+1 और x+2 इस सीरीज में है और आपको कहेगा कि इसका गुणनखंडन आप कीजिए। तो इसके दो विधि मैं बताता हूं आपको, जो आपको ठीक लगे उस अनुसार आपको कर लेना है। फर्स्ट विधि एंड सेकेंड। फर्स्ट में देखिए, पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं x+1 x+2। तो इसमें क्या करना है कि ये फर्स्ट टर्म का जो ये फर्स्ट है x, इसका मल्टीप्लाई 1/1 हम इस दोनों से करेंगे। अगले वाले टर्म में इस x का हम इस x के साथ करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो इस x का हम इस 2 के साथ करेंगे 2x, फिर +1 है लिख देंगे +1, उसके बाद यहां पर x है तो x प्लस 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 1 × 2, तो ये हो गया x² + 2x + x + 2, यानी x² + 3x + 2। ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में 3x + 2। आप ये देख रहे हैं। फिर आगे जो है x+1 × x + 2, इसमें x टर्म को हम लिखेंगे, बाद बाकी इस पूरे को उतार देंगे x + 2। अब देखिए, इसमें से x हम निकाल लिए हैं तो बच गया है +1, तो +1 यहां लिखेंगे, फिर इस पूरे टर्म को लिख देंगे। ये प्रक्रिया इस साइड से भी हो सकती है, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप कर लीजिए x² + 2x + x + 2, x² + 2xx 3x + 2। देखा जाए तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, आंसर गलत नहीं है। तो ये दोनों विधियां सही है, जिस विधि से आप बनाइएगा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो हम एक्सरसाइज में दिए गए कुछ क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं और उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, द्विघात समीकरण जब होगा जब ax² bx + c = 0 के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, तब वह समीकरण द्विघात समीकरण के फॉर्म में आता है, जहां पर a, b और c क्रमशः वास्तविक संख्याएं हैं और जहां पर a बराबर नहीं होता है 0 के, मतलब a का मान 0 नहीं है। तो उस फॉर्म में, यानी कि ax² + bx + c = 0 का जो फॉर्म होगा, इस फॉर्म को कोई भी समीकरण अगर फॉलो कर रहा है तो वह निश्चित रूप से द्विघात समीकरण होगा। जैसे मान लिया जाए कि 2x² + x + 1 ऐसा करके है कोई इक्वेशन, तो ये x² का फॉर्म ये यहाँ पर x² है, ये x का फॉर्म ये यहाँ पर है और ये c का फॉर्म ये 1 है। तो x² का कोफिशिएंट जो गुणांक होगा वो a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा और c का वैल्यू भी 1 होगा। मान लिया जाए यहाँ पर अगर 4x है तो b का वैल्यू 4 होगा, -8x है तो b का वैल्यू -8 होगा। उसी तरीके से ये तीनों पे लागू होती है। तो ये तो हो गया आपका। तो हम इस फॉर्म को यहाँ पर लिख देते हैं ax² + bx + c = 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म को संतुष्ट करता है तो निश्चित रूप से वह द्विघात समीकरण होगा। तो आइए हम लेते हैं, पहला कह रहा है कि x+1 का स्क्वायर = 2x - 3, क्या यह द्विघात समीकरण होगा? तो देखिए, ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है और हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या कभी a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, a की जगह पे x है तो x² + 2x + 1 2x - 6। ओके, अब इस पद को इधर लाएंगे और इक्वल में 0 करेंगे जैसा कि वहां है। तो x² + 2x - 2x + 1 + 6 = 0। सो आप देख रहे हैं कि x² ये कट गया, हो गया +7 = 0।
तो अब आप इस टर्म को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 जो इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जब देखेंगे तो उसमें क्या है कि x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का। इसको उसी फॉर्म में तोड़ेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो x वाले टर्म को अपने तरफ लाना है, मतलब इस होल एंड सोल टर्म को आप ले आइए अपने तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बराबर के इधर या उधर करने के बाद मान बदल जाता है, इसलिए ये प्लस में है तो मैंने माइनस में लिखा है। प्लस 3x है माइनस 3x, माइनस x है प्लस x होगा, माइनस 3 है तो प्लस 3 होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, तो उसके बाद हमको यहाँ जब ये एक्स स्क्वायर कट ही गया है तो बच रहा है सिर्फ एक्स के फॉर्म में, जो इस चीज को फॉलो कतई नहीं करेगा, तो हम यही लिख देते हैं कि ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपका एक और ले लेते हैं। एक दो मैं करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोग कर लेंगे अपने मन से। आपका ये है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, तो इसको कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x, तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया x स्क्वायर, और यहां पर देखिए ये आपको है माइनस 6x और माइनस 5x, अगर और x, इसको जब हम हल करेंगे तो होता है माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, और ये इस फॉर्म को पूरा करता है एक्स स्क्वायर x और c इस फॉर्म को पूरा करता है, तो ये होगा। इस प्रकार उसमें 7 या 8 क्वेश्चन है, मैंने 3 बताया है, आप लोग करिएगा, निश्चित रूप से बनेगा। और जहां दिक्कत हो आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसको हम यही छोड़ देते हैं, ये हमारा बेस है द्विघात समीकरण का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जब हम शुरू करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यस, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ओके, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई कुछ तो पता रहेगा तब तो लंबाई को हम अधिक करेंगे। तो चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि माना कि, जो पता नहीं है उसको हम लोग मानते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई क्या हो जाएगा, कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुने, मतलब इसका दुगुना से 1 अधिक है मीटर। तो अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, आप याद कीजिए, बड़ा इजी है। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्न से, ओके, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, x 2x प्लस 1 बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब इसको आपको फॉर्म में लाना होगा। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए, और बीच वाले हमारा जो मिडिल टर्म है उसमें हमको कुछ ऐसे हिसाब से फैक्टर करना है
कि प्लस या माइनस करने के बाद बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीपल आ जाए। तो 528 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आता है। तो 32 और 33 को हम लोग गुना करके देखते हैं। 6 9 6 और 9 1056 आ गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 2x² प्लस 33x में से 32x घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। 33x में से 32x घटाएंगे तो सीधे x बचेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 और गुने 2 यानी 1056 होगा। तो आइए हम इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो होगा कि 2x प्लस 33 और यहाँ पर अगर हम 16 लेते हैं तो 2x प्लस 33। एक चीज इसमें हमको देखना है कि जब हम इस तरह से फैक्टर करेंगे तो दोनों तरफ ब्रैकेट में अगर सेम आ गया, बराबर बराबर अंक आ गए, तो हमारा बनाया गया प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देखिए कि जो ब्रैकेट में दोनों एक जैसा मिलता है उसको हम पहले लिख लेंगे 2x प्लस 33 और जो बच गया है, क्या बचा है, x, और यहाँ क्या बचा है, -16। ये दोनों को लिख लेते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसका जो है ये बराबर 0 भी है। तो यदि x प्लस 33 बराबर 0, सॉरी 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर -33, इसलिए x बराबर -33/2 मीटर। और पुनः x -16 बराबर 0, तो x बराबर 16 मीटर। अब जो हमसे पूछ रहा है कि अब देखिए, आप हम और सब लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी खेत की लंबाई -32 मीटर हो? जी नहीं। तो इसलिए ये हमारे आंसर को संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। और ये संतुष्ट कर रहा है तो ये 16। तो देखिए चौड़ाई को हम लोग x माने हैं, तो ये तो हो गया 16 मीटर, और लंबाई को 2x मतलब 2 गुने 16 जोड़ 1 यानी कि 33। ये है क्रमशः उस आयताकार भूखंड का लंबाई और चौड़ाई। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक है क्रमागत लगातार में, जिसका मल्टीपल जो है गुणनफल 306 है। तो दोनों पूर्णांकों को बताना है। तो पता इसमें एक है भी नहीं, तो मैंने माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक को हम लोग मान लिए हैं x, और दूसरी लगातार धनात्मक पूर्णांक, लगातार का रहा है x + 1 मान लिए। अब इस दोनों का गुणनफल 306 है। प्रश्न कह रहा है यही, प्रश्न से x और x + 1 इस दोनों का गुणनफल 306 है। तो बना लेते हैं x² + x - 306 बराबर 0। अब फिर वही बात, फर्स्ट थर्ड को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 306 आएगा। तो 17 और 18 को करते हैं, 8 7 56 6 बाकी 5 8 5 13 7 1 6 306 आ गया। तो वही x² + 18x में से 17x घटेगा तो आपको 306 और x दोनों मिल जाएगा, -17x + 18। फिर ब्रैकेट में सेम मिल गया है, x + 18 और x - 17। ओके, फिर आइए हम यहां लिखते हैं, यदि x + 18 बराबर 0 तो x का वैल्यू बच्चों -18, और पुनः x - 17 बराबर 0 तो x का वैल्यू हो गया आपको 17। x का वैल्यू हो गया आपको 17। आपको x का वैल्यू हो गया 17। फिर वही बात यहाँ जो है कि ये माइनस वाला जो है धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो ऋणात्मक वाले को हम नहीं लेंगे। जो धनात्मक में है यानी प्लस में है उसको हम लेते हैं 17।
तो ये हो गया आपका x का 17 और दूसरी हो गई 17 जोड़ 1 यानी कि 18। तो ये और ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ओके, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, मतलब रोहन की मां जो है रोहन से 26 साल की बड़ी है। जब रोहन का हमको आयु पता होगा तब तो उसमें हम 26 साल जोड़ देंगे तो उसकी मम्मी का आयु आएगा। तो फिलहाल अभी तक इसमें रोहन की आयु का पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। आइए क्वेश्चन नंबर 3, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके, और उसकी मम्मी की जो आयु होगी वो x जोड़ 26 वर्ष वर्तमान में। क्यों? क्योंकि रोहन की मां रोहन से 26 साल की बड़ी है। अब देखिए 3 साल के बाद, 3 वर्ष बाद बच्चों, 3 वर्ष रोहन भी बढ़ेगा और उसकी मम्मी भी बढ़ेगी। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु x जोड़ 3 वर्ष और उसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? मम्मी की आयु हो गई आपको x जोड़ 26 जोड़ 3, क्योंकि x जोड़ 26 तो उसका वर्तमान आयु है। इसमें 3 वर्ष बाद तो हम इसको जोड़ देंगे वर्ष, तो हो गया x जोड़ 29 वर्ष। ओके, अब आप प्रश्न के अगले खंड को पढ़िए। तो उसमें है कि अब से 3 वर्ष बाद पश्चात इसका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो मतलब किसका? 3 वर्ष के बाद में तो रोहन है x प्लस 3 और उसकी मम्मी है x जोड़ 29, इनका हो जाएगा 360। तो समीकरण तोड़ना शुरू कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32x प्लस 87 माइनस 360 तो बराबर 0। अब इसको घटा लेते हैं हम लोग। 360 में से 87 गया 3 7 और ये हो गया 273। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब यहां पर फिर से हमको गुणनखंड करना है 273 और एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से देखिए आपको 32 लाना होगा। तो क्या किया जाए? तो हम लोग यहां पर लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इसको जब हम लोग करेंगे, मैंने पहले ही बताया, देखिए आयु से रिलेटेड एक बात होती है कि जब किसी भी बच्चा हो या उसकी मम्मी हो, उसका आयु, दोनों का आयु बढ़ता है। एक होता है आपको आयु के बारे में पश्चात या बाद में एक होता है पूर्व। तो बाद में और पूर्व, ये जो दोनों बातें होती हैं, इस दोनों बातें में जब हम देखेंगे तो जो बाद में होगा उसमें आयु को हमको जोड़ना है। जैसे अभी मेरी आयु मान लिया x वर्ष है, तो 5 साल के बाद मेरी आयु क्या होगी इसमें हम जोड़ देंगे, और 5 साल पहले उसमें घटाना है। इस चीज को याद रखना है। और जब जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे और जब घटाएंगे तो दोनों में भी घटाएंगे। इस बात को आपको निश्चित रूप से याद रखना है। जैसे कि यहां पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 आपको करना है। तो 39 और 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 63 की 3 बाकी 6 और ये 273 और 39 में 7 गया तो 32 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। ओके, x कॉमन लीजिए, यहाँ पर x और यहाँ 39 बच रहा है, माइनस 7 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 39 बच रहा है। देखिए फिर ये ब्रैकेट में बराबर हो गया, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद बचता क्या है? x और माइनस 7। तो यदि
x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर -39 और पुनः x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। अब देखिए हम लोगों को इतना जरूर पता है कि रोहन की मां या किसी का भी आयु माइनस में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू हमको माइनस में आ रहा है, तो निश्चित रूप से यह असंतुष्ट होगा और यह गलत मान होगा। तो x बराबर वैल्यू आ रहा है 7 और x हम लोगों ने क्या माना हुआ है, रोहन की वर्तमान आयु। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 7 वर्ष। आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक रेलगाड़ी है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो दिया गया है कुल दूरी, स्पष्ट है इसमें 480 किलोमीटर। ओके, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा कब, जब हमको इसका वास्तविक चाल पता रहेगा तब तो उसमें से हम 8 घंटा कम करेंगे, तो वो तो हमको पता है नहीं। तो हम यहां मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है। और कह रहा है कि इसमें है कि 3 घंटा अधिक समय लेता, कब, जब यह x माइनस 8 हो जाता, तो कि उस जगह पर पहुंचने में 3 घंटा ज्यादा का समय लेता। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हम मान लिए हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है। ओके, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो प्रश्न से अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा है 480 किलोमीटर, कुल दूरी। समय है आपको, समय है नहीं तो चाल, दो चाल है, एक जो उसका वास्तविक चाल है और जो दूसरा चाल है वो है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब यह कम हो जाएगा तो टोटल दूरी है 480 किलोमीटर और उसमें से 8 किलोमीटर प्रति कम होने पर चाल x माइनस 8, तो ये समय हो गया। फिर दो प्रकार का इस तरह का समय है आपको, 480 बटे x, और ये अंतर है कितने घंटे का, 3 घंटे का, हमने यहां पर लिख दिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 480 हमको कॉमन दिख रहा है, तो आइए हम 480 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाय x माइनस 8 बटे माइनस 1 बाय x बराबर 3। तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बाय x बराबर 3 बाय 480। देखिए इस साइड अगर यह मल्टीप्लाई में है तो निश्चित रूप से उस साइड जाने के बाद ये डिवीजन फॉर्म में आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर ये है आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये कट के 160 आ सकता है, 1 बटे 160, क्यों, ऊपर 3 और नीचे 480 है तो 160 यह आएगा। तो अब आप देखिए ये प्लस माइनस कट गया, 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 116। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोना आप इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा कि 1280। ओके, अब फिर से हमको एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 करना है। तो 40 में से अगर हम लोग 32 घटाते हैं तो कितना आता है,
पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 गुने 32, 0 8 0 4 3 12, 1280 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40। ओके, अब ये बराबर मिल रहा है x माइनस 40 और x प्लस 32। फिर हम लिखते हैं यदि x प्लस 32 बराबर 0, x का वैल्यू माइनस 32, पुनः x माइनस 40 बराबर 0, तो x का वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग फिर इस पे बात करेंगे कि कभी किसी गाड़ी की स्पीड माइनस में नहीं जा सकती है, तो ये आंसर हमको संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। वहीं पर दूसरा आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख लीजिए कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो इसमें से 8 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा जब रेलगाड़ी की चाल होगी। तो 480 किलोमीटर पहुंचने में वह 3 घंटे का कम समय लेगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद बच्चों। और साथ ही अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं इसके बाद ठीक 4.2 का जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको सीधे मिले और आपको इससे लाभ मिले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।